हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही होगी। आज हम करने वाले हैं एनडीए 2025 के लिए एफआईक्यू सीरीज फॉर इंग्लिश। और पहली जो क्लास है वो ईडीएम की रहेगी। और ये बेहतरीन क्वेश्चन जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इनसे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एनडीए के अपकमिंग एग्जाम के अंदर। तो सभी ईडीएम को अच्छे से याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितने अच्छे से आप बार बार रिवाइज करोगे उतनी ही चीजें आपको पेपर तक याद रहेंगी और आप अच्छे से पेपर में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 1 के अंदर अपन ईडीएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुबह जैसे कि आपको पता है कि अपन ने मैथमेटिक्स का एफआईक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इनइक्वालिटी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब कल के क्लास के अंदर आपको लॉगरिथम देखने को मिलेगा और इस टाइप से शेड्यूल आपको मिल चुका है। अपकमिंग एग्जाम के जितने भी आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास इंग्लिश के लिए। और इसके साथ में क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने के लिए आप डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लग जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले वन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में वन वर्ड जो है वो है लिली लाइवर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है वीक एंड कावर्डली। इसका अगर आप ईडियम का मतलब जानते हो तो लिली लाइवर्ड का मतलब होता है जिसका जो दिल है बहुत ही कमजोर है, लिली की तरह है, यानी वो बहुत ही डरा हुआ है या बहुत ही कमजोर है, उसे बोलते हैं अपन लिली लाइवर्ड, मतलब वीक एंड कावर्डली। उसके बाद में सेकंड की बात करें टू किक द बकेट। बकेट के ऊपर किक मारने का मतलब हो गया टू डाई। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब उसे वहां पे जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो वहां पे जो बकेट होती है, गड्ढा जो होता है पानी का, उसको तोड़ दिया जाता है, छोड़ के ऊपर से नीचे गिराया जाता है ताकि वो टूट जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू डाई हो जाना या मर जाना। इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिस द बोट। अगर आपके पास में क्वेश्चन में आता है मिस द बस, मिस द बोट, इसका मीनिंग है कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने मिस कर दिया है, आप उस चीज को चूक गए हो, तो अपन इसे बोलते हैं कि मिस द बोट हो गया। चलिए, जैसे कि अभी अगर बात करें कि जैसे आपको बताया गया था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बेल आइकन का प्रेस नहीं दबेगा और उसके बाद आप मिस द बोट कर सकते हो, यानी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो, आप ऐसे याद रखोगे। उसके बाद में है टू बेल द केट, यानी अगर इसका हिंदी के अंदर अनुवाद करें तो बिल्ली के गले में घंटी को बांधना, तो वो एक रिस्की काम होता है। ठीक है, तो टू फेस रिस्क, अगर रिस्क को फेस कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे टू बेल द केट काम है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम जो है बहुत ही मान लीजिए रिस्की है, तो अपन इसको ईडियम के रूप में क्या बोलेंगे? टू बेल द केट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए स्टॉर्म इन टी कप, यानी एक चाय के कप के अंदर एक तूफान का आ जाना। तो ये एक अजीब सी चीज, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई व्यक्ति है वो एंग्री हो जाता है, अपसेट हो जाता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं। ठीक है, कई बार अपने को लगता है कि यार चीजें बहुत ही सही नहीं चल रही है, लेकिन एक्चुअली वैसा है ही नहीं। अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ने लगते हो, अपने डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हो, तो वो चीजें एकदम खत्म हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए स्टॉर्म इन टी कप। उसके बाद आती है शार्प प्रैक्टिस। अभी वो शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? शार्प प्रैक्टिस का मीनिंग ये हो गया कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है या कोई संस्था है, जो भी अगर कोई किसी की बात करे, किसी पर्सन की बात करे, तो वो धोखाधड़ी करता है। जैसे आपने चीट फंड वाला देखा होगा कि वो पैसे जमा कराता है, लेकिन उसके पैसे जो है वो सारे सारे ठगे जाते हैं। उसे पता चलता है कि यार एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं जो अपन चाह रहे थे। तो यानी क्राफ्टी एंड और डिसाइडफुल डीलिंग हो गई, जो बिजनेस के अंदर होती है जनरली। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे धोखेबाज निकलता है या फिर कोई स्कीम गलत निकलती है जिसके अंदर आपने पैसे जमा कराए, लेकिन वो पैसे उसके बाद ना तो वो पैसे आए ना उस स्कीम का अपन फायदा उठा पाए, तो ये क्या होगी? शार्प प्रैक्टिस होगी। तो इसका मतलब हो गया कि डिसाइडफुल डील, जो कि बिजनेस में होती है। उसके बाद आता है रूल द रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मतलब क्या हो गया? टू डोमिनेट करना। जैसे मान लीजिए कोई रूस्ट है, जैसे कि एक लकड़ी का, मान लीजिए कि लकड़ी का एक बोल सकते हैं कि एक रखा हुआ है कोई ठीक है, और उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं, और एक ऐसा जानवर है जो सभी को देख रहा है और सभी जानवरों को उससे डर लग रहा है, यानी रूल कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे जंगल का शेर
जो होता है वो राजा होता है, तो वो क्या करता है, रूल द रूस्ट, यानी डोमिनेट करने का काम होता है एक तरीके से। ठीक है, कि ये किसी बिजनेस में भी हो सकता है, जैसे कि मोनोपोली हो गई एक तरीके से, तो वो रूल द रूस्ट कर रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो गए जो इंडिया की इकोनॉमी को देखते हैं, सारा इंडिया का इकोनॉमी 2 या 3 या 4 या 5 या 10% के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, रूल द रूस्ट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कीप समवन आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अपने एक हाथ की दूरी पे रखना है। अब एक हाथ की दूरी पे आप किसे रखोगे, जैसे आप ये बोल रहे हो कि जिसके साथ में आप अलाउ नहीं करते हो, एक तरीके से अलाउ करने का मतलब ये होगा कि ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, ज्यादा फ्रैंक नहीं होना है, बस एक एक ये समझ लीजिए कि समय तक या एक चीज तक आप उस तक सीमित हो, उसके बाद में आप उसे आगे अलाउ नहीं करते हो, तो वो क्या करता है, टू नॉट अलाउ समवन बिकम टू फ्रेंडली विथ यू। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो है टू टाई समवन इन नोट्स। नोट्स का मतलब अगर आप हिंदी के अंदर देखोगे तो इसका मतलब होता है गांठे। गांठों का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि एक रस्सी बनी हुई है, उस रस्सी के अंदर आपने उसको उलझा के रख दिया। ठीक है, यानी टू टाई समवन इन द नोट्स का मतलब हो गया कि किसी को कंफ्यूज कर देना। जैसे आपको कोई बात बताने को आया, फिर आपने उसके अंदर और क्वेश्चन पूछे, फिर उसने उसका जवाब दिया, फिर और क्वेश्चन पूछे, जस्ट लाइक कोई इंटरव्यू हो गया, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, टू टाई समवन इन नोट्स, यानी गांठों के अंदर उलझा के रखना, यानी कंफ्यूज कर देना और एक्सप्लेन नहीं कर पाना। कि उसके अगर आपने कंफ्यूज कर दिया तो अनेबल हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए क्लियरली तरीके से। उसके बाद आता है स्क्रैप द बैरल। अब स्क्रैप द बैरल का मतलब ये हो गया कि टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन। यानी जैसे स्क्रैप द बैरल का मतलब होगा कि बैरल पड़े हुए, जैसे तेल का कोई बैरल रखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, और आपके पास में वो तेल खत्म हो चुका है, लेकिन या घी का डब्बा, मान लीजिए कि घी का डब्बा है, अब घी खत्म होने को आ गया, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुरच कुरच के अपन निकालते हैं ना इस घी को, ताकि एक दिन का काम चल जाए, 2 दिन का काम चल जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है अब अपने पास में, इसलिए अपने को ये करना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। उसके बाद आता है दे डाइन ए डजन, यानी बहुत ही पर्टिकुलर, जैसे कोडियों के भाव बोलते हैं ना, कोडियों के भाव चल रहा है मामला, ये बहुत ही सस्ता है, तो वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है आज के दिन, उसको बोलते हैं अपन ए डाइम ऑफ डजन। उसके बाद जैसे कि आपने कोई फेमस मार्केट नाम सुनी होगी, जैसे चोर बाजार हो गया दिल्ली के अंदर, तो वहां पे जो चीजें होती है वो डाइम ए डजन में बिकती है, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। कोई कैमरा है, बड़ा फोन है, वो 2000 3000 4000 रुपए में बिक रहा है, तो वो क्या है, ए डाइम ऑफ डजन है उस चीज के लिए। उसके बाद आता है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि यार जंगल के अंदर जो है ना, जंगल के अंदर कोई छुप गया है, आप उसको ढूंढना चाह रहे हो, और आपके साथी एक और है दूसरा वाला, उसे पता है कि वो कहां पे है, लेकिन वो आपको पागल बनाने के लिए यहां पर क्या कर रहा है, जो झाड़ियां है ना उनको बीट कर रहा है, पीट रहा है उनको, कि नहीं नहीं देखो यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेकिन वहां पे रियल में उसे तो पता ही है कि है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होगा कि अवॉइड करना, पॉइंट ऑफ इश्यू पे ना आके अलग अलग चीजें बताना। जैसे हमने क्लास के अंदर बच्चे को पूछते हैं कि आप पढ़ के आए क्या, बोला हाँ, फिर वो पूछते हैं क्या पढ़ा, तो आप बोलते हैं कि सर इसमें ये हो गया, ये हो गया, तो वो एक्चुअल में क्या है कि जो इश्यू है उसको अवॉइड करके बाकी सारी चीजें करना, उसे बोलते हैं बीट अबाउट द पुश। उसके बाद आता है टू प्राइम द पंप। प्राइम द पंप का मतलब ये हो गया, अगर आपने जनरली पानी के अंदर नहीं, घरों के अंदर पानी की मोटर देखी होगी, तो कई बार वो बंद हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसके पास का जो स्क्रू होता है उसको निकाल के उसके ऊपर पानी का एक डब्बे से पानी डालते हैं, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन ने एक बार प्राइम पंप किया है। टू प्राइम द पंप का मतलब ये हो गया कि स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऑफ समथिंग बाय डूइंग समथिंग। किसी चीज की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए अपन ने स्टार्टिंग के अंदर जो एनर्जी लगाई होती है, कुछ चीज दी जाती है, यूजुअली पैसे की सप्लाई, इसके अंदर बात करें, जैसे कोई बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि उससे पैसा मिल गया, और वो सक्सेस को पाने के लिए, ग्रोथ को पाने के लिए फिर अपना काम करेगा। तो एक तरीके से ये होगा कि किसी की स्टिमुलेट करने के लिए, सक्सेस के लिए, स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऑफ समथिंग, तो उसके लिए करना कुछ। उसके बाद आता है बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी अगर आपने पुरानी पिक्चर के अंदर देखा होगा कि जो हीरो है वो विलन के पीछे भाग रहा है, और एक समय के बाद में वो विलन जो है वो दीवार के सर लगाकर या दीवार के अपनी पीठ को लगाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब ये इसे मारने वाला है और इसके हाथों नहीं बचेगा। इसका मतलब ये होगा कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है जहां से बचना अब बहुत ही मुश्किल है, अब बचा ही नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद आता है टू वॉक ऑन द एयर, हवा के अंदर चलना। जैसे अपने घर वाले कई बार बोलते होंगे, आपको बोलते सुना होगा कि हवा में मत आ ज्यादा, ऐसा सुना होगा, ये तो हवा में चल रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लोग बोल देंगे आपका ये तो हवा में चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सट्रीमली एक्साइटेड होना, हैप्पी होना।
जब आप खुशी होती है, जब आप किसी चीज को पा लेते हो तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है खुशी की, तो आप ये सोचते हो कि मैं तो हवा में ही चल रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं बैक अगेंस्ट द, सॉरी, टू वॉक ऑन द एयर के अंदर। उसके बाद आता है बैड आयरन का होना। बैड आयरन का मतलब बैड लक का होना। अब इसको याद करने का ये समझ लीजिए, जैसे क्रिकेट के अंदर टॉस उछालते हैं, एक व्यक्ति बार बार 4 मैचों में जब टॉस उछलता है तो हेड 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 बोलता जा रहा है, लेकिन उसके हर बार टेल टेल आ रहा है। इसका मतलब वो बैड आयरन का मतलब खराब, सिक्के का होना। सिक्का खराब है मतलब लक खराब है, उसको जो चाहे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, यानी बैड लक का होना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जैसे आपने नाम सुना होगा, जब किसी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है तो वो क्या बोलते हैं, बाल बाल बच गया। यानी इसी टाइप से ये स्किन ऑफ द योर टीथ, यानी टीथ जो होता है, अपना दांत होता है, उसकी स्किन के जस्ट उतना, यानी क्या बोलते हैं, जस्ट बेयरली बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, बहुत छोटा सा नैरो मार्जिन से कोई चीज का बचना, कोई चीज का निकलना, उसे बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। उसके बाद आता है थ्रू थिक एंड थिन। थिक का मतलब क्या हो गया, अपने पास में कोई चीज की मोटाई, कोई चीज गहरी है, और थिन का मतलब पतला पतला। यानी जिंदगी की रेस के अंदर कई बार दुख भी आते हैं, कई बार सुख भी आते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति थ्रू थिक एंड थिन है, इसका मतलब वो आपका हर सर्कमस्टांस के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर साथ देगा। वो मैटर नहीं करता कि वो कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। उसके बाद आता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब हो गया समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट कॉजेज समथिंग गुड टू हैपन लेटर। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है, लेकिन जब आपका फाइनल लिस्ट आता है जिसके अंदर आपके नंबर आते हैं, एनडीए की बात कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि शुरुआत में तो लगा था कि ये अनलकी है, ये टीचर जो है वो अपने को गुस्सा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला यार इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया है। इसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अगर आप इसको नॉर्मली बात करें तो अपनी इंडियन आर्मी जो होती है वो जंगलों के अंदर जब रहती है तो कपड़े जो होते हैं उनके जंगल जैसे होते हैं, पेड़ों के पत्तों के। क्यों? क्योंकि जैसी चीजें दिखती है वैसी होती नहीं है, ठीक है ना। वो बाद में पता चलता है कि यार ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। तो आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है टू बी इन टू माइंड, दो दिमाग के अंदर होना। अब कोई चीज दो दिमाग के अंदर है, दो चीजों के अंदर चल रही है, इसका मतलब अनसर्टेन है, पता नहीं होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज पूछी गई, आप बोल सकते हो ये भी कर लेते हैं सर और ये भी कर लेते हैं, तो आप अनसर्टेन हो, सर्टेन नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं टू माइंड्स के अंदर होना। आगे तब चलते हैं। फॉल फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है, टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ए रूल। इसका मतलब ये हो गया कि फाउल कर दिया आपने कोई चीज को, आपसे कोई चीज की डिमांड रखी गई थी कि आपको इस टाइप से पढ़ना है, आप इस टाइप से इस चीजों को करना है, लेकिन आप वो नहीं कर पाते हो, आपने गलती कर दी, तो इसका मतलब आप ट्रबल में आ गए, क्योंकि आपने जो चीज रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल नहीं की, तो फॉल फाउल ऑफ बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है गिफ्ट ऑफ द गैब। गैप का मतलब ये हो गया कि आपको जो इलोक्वेंसी होती है, बोलने की जो आपके अंदर काबिलियत होती है, जैसे कई लोगों के अंदर बोलने की बहुत अच्छी काबिलियत होती है, नॉलेज कम होने के बावजूद भी वो इतने अच्छे से तरीके से कोई चीजों को समझा पाते हैं कि अपने को लगता है वाह कितना अच्छा बताया है। तो इसको बोलते हैं टू एबिलिटी टू स्पीक विथ एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी, गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे बोलता है कि इस पे तो सरस्वती माता मेहरबान है, क्योंकि जो चीज बोलती है वो अच्छे से उसको निकल पाती है, तो वो चीज होती है गिफ्ट ऑफ द गैप। उसके बाद आता है गेट इनटू स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि किसी, जैसे मान लो आपकी कोई अचानक कोई धारदार चीज लग गई, हाथ के लग गई, तो स्क्रैप लग गया। स्क्रैप लगने का मतलब हो गया कि इसी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया आप, तो गेट इनटू स्क्रैप का मतलब हो गया इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। उसके बाद आता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए कंप्लीट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी वो चीज अगर हो जाए तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया, ठीक है। ये तो इजी तरीके है, जैसे कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि जब ऑपरेशन सिंदूर का जब अपन करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, तो ये क्या था उनके लिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, ए कंप्लीट सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर की तरह। उसके बाद आता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, कोई चीज का आउट ऑफ प्रपोर्शन के मतलब कोई चीज है उसके प्रपोर्शन के आउट ही कोई चीज चली गई। टू ट्रीट ए पर्टिकुलर इवेंट और प्रॉब्लम फार टू सीरियसली, मतलब उस चीज को उतना देने की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी पर्टिकुलर चीज को उतना अपने को सर्टेन होने की या उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उस चीज के बारे में जिक्र हो रहा है सीरियसली तरीके से, ठीक है। जैसे कोई बच्चे ने मान लो कोई गलती कर दी और वो कोई नॉर्मल सी गलती है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि ये कर दिया वो कर दिया, तो वो क्या है, ये ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद है टू गो टू द डॉग्स, कुत्ते की लाइन की तरह चला जाना है, कुत्ते की तरह चला जाना। कुत्ता के जैसे अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या होता है, एक बुरी परिस्थिति में चले जाना, यानी टू बिकम रोज, यानी गलत अच्छी कंडीशन में नहीं होना कोई चीज का, तो उसको बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स।
उसके बाद आता है जैसे कि अपन रोटी को देते हैं, रोटी जब अपने पास में एक दो दिन खाते हैं, मतलब खा एक दिन बनाई उस दिन खाई नहीं, उसके बाद अगले दिन वो या तो गाय माता को जाती है या फिर कुत्ते को जाती है, तो अपने लिए तो वो सही नहीं है, अपन नहीं खा पाएंगे, लेकिन वो उस जानवर के लिए सही है, तो इसका मतलब टू गो टू द डोज का मतलब होगा खराब कंडीशन में चले जाना। उसके बाद आता है अप द क्रीक। ये जो आपके सामने एक तो देखो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो आ गया गेट इनटू स्क्रैप और एक आ गया अप द क्रीक। इनका मतलब होता है कि ट्रबल के अंदर फंस जाना, सीरियस प्रीडिकेमेंट। प्रीडिकेमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी परिस्थिति जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है, तो एक सीरियस प्रीडिकेमेंट में आ जाना को बोलते हैं अप द क्रीक बोलते हैं। उसके बाद आता है बैक टू द ड्राइंग रूम। जैसे मान लो किसी में चंद्रयान अपना फेल हुआ था, पहले वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 3 वाला सक्सेस हुआ, तो क्या था, अब वापस अपने जो इंजीनियर हैं अपने नासा के, सॉरी इसरो के, वो वापस आए और इसरो वालों ने क्या किया, फिर दोबारा बनाया, चंद्रयान 3 डाला गया। तो वो क्या था, ये बैक टू द ड्राइंग रूम में आ जाने का मतलब प्लान को दोबारा अगेन वापस शुरू से शुरू करना। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, वापस बैक टू द ड्राइंग रूम आता है, वापस अपनी चीजों को संभालता है, दोबारा से स्टार्ट करता है। उसके बाद आता है जंप द गन। अगर आपने नॉर्मली एथलेटिक्स के रेस देखी होगी तो वहां पे एक व्यक्ति होता है जो गन को दबाता है, और गन को जैसे ही प्रेस करेगा गन के पिस्टल को, तो क्या होगा, फिर वो सारे भागने लगेंगे। लेकिन आपने मान लो गन से पहले जंप कर दिया, तो आपने जल्दी की, जल्दबाजी की, तो टू डू समथिंग टू सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट, यानी किसी के बारे में अच्छे से सोचते बिना ही कोई चीज को अपने जल्दबाजी के अंदर कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, जंप द गन बोलते हैं। अगले तरफ चलते हैं, बी ऑन द बॉल, यानी बॉल के ऊपर होना, यानी बॉल पे, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वो बी ऑन द बॉल होता है, सभी को ध्यान से, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स, बी अलर्ट टू न्यू आइडियाज मेथड, यानी एकदम क्विक तरीके से जल्दी से कोई चीज को समझना और उसके आधार पे अपनी इंप्लीमेंटेशन देना कि क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती। वो क्रिकेट गेम में भी हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी बिजनेस में भी हो सकती है। नए आइडियाज के लिए अलर्ट रहना, मेथड के लिए, ट्रेंड्स के लिए, उससे बोलते बी ऑन द बॉल है। उसके बाद आता है स्टीयर अप ए ऑरेंज नेस्ट। इसका मतलब ये होगा टू मेक ट्रबल कॉज ए कॉमोशन। जैसे कि मान लो कि स्टीयर अप ऑरेंज नेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि मधुमक्खी का छक्का अपने पास में है, तो अपन ने क्या किया, उसके अंदर अपन ने कर दिया कि कोई ना कोई अपन ने उसके अंदर, किसी ने उसके अंदर पत्थर डाल दिया, कुछ और हो गया, तो वो क्या किया आपने, आप ट्रबल में आ जाओगे। आप कॉमोशन का मतलब समझ गए होंगे, आप हुड़दंग मच जाएगी एक तरीके से, लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, तो एक तरीके से कॉमोशन हो जाना, हुड़दंग मच जाना, उसको अपन बोलते हैं स्टीयर अप ऑरेंज नेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होगा गेट रिप्रीमांड बी पनिश्ड, यानी किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, किसी को पनिश करना। जैसे मान लीजिए रात को 12 बजे के बाद में कई लोग आपके मोहल्ले में डीजे बजा रहे हैं, पुलिस वालों को पता चल गया, पुलिस वालों ने बोला बेटा अब सुनाएंगे तुम्हें म्यूजिक, अब करेंगे तुम्हारा काम, तो मतलब पनिश करना कोई चीज को, गेट रिप्रीमांड। ठीक है, उसके बाद आता है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी इतनी तेज बारिश की इसके अंदर कुत्ते और बिल्ली भी बरस रहे हैं। इसका मतलब रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत तेज बारिश होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें ना वो फॉरेन से ली गई है, जहां पे वो जैसे अपन कुछ कहावतें बोलते हैं, लोकोक्तियां बोलते हैं, जैसे मान लो कि ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, इस टाइप की चीजें, थोता चने बाजा गणे, उस टाइप की बातें होंगी, वो इंग्लिश के अंदर अपने को इस टाइप से बोलने को मिलती है। जैसे टू टैक ए बुल बाय हॉर्स, यानी किसी बुल को उसके जो सींग होते हैं उनको पकड़ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो अगर मान लो कोई बुल है, कोई सांड है, तो उसको वो तो बहुत ही गुस्से में, अगर आपने उसके सींग पकड़ लिया, मतलब आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को कॉन्फिडेंट वे के अंदर ले लिया है। ठीक है, अगर मान लो कोई जैसे लड़का अभी 1 महीना जो बच्चा है उसके दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टू टैक ए बुल बाय द हॉर्न्स, बिकॉज उसे पता है कि काफी चीजें डिफिकल्ट होने वाली, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट वे के अंदर लगा हुआ है, उससे बोलते हैं अपन टू टैक ए बुल बाय हॉर्न्स। उसके बाद आता है कॉल इट ए डे, यानी स्टॉप वर्किंग। जैसे क्रिकेट के अंदर भी यही होता है, जब वो टेस्ट मैच चल रहा होता है, जब जैसे ही वो खत्म होता है तो कॉल इट ए डे बोल देते हैं। इसका मतलब हो गया कि आज का काम कंप्लीट हो गया, अब जो करेंगे वो कल ही करेंगे, तो स्टॉप वर्किंग ऑन दैट डे। उसके बाद आता है वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून जो है इसका मतलब होगा वेरी रेयर। ब्लू मून आपको पता है कि बहुत ही रेयर तरीके से आता है, यानी कभी कभी ना के बराबर ही निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। जैसे ईद का चांद होना, भाई ईद का चांद हो गया, दिखता ही नहीं है, तो कभी कभी आता है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं। उसके बाद आता है अंडर द क्लाउड, यानी बादल के नीचे होना। अब बादल का, वैसे तो बादल के नीचे का मतलब क्या होगा कि आप किसी संदेह के नीचे हो, कोई आपसे डिस्ट्रस्ट है, कोई डिसअप्रूवल दिखा रहा है, या फिर आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, या आपके ऊपर शक कर रहा है, तो आप क्या हो, अंडर द क्लाउड हो।
ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट स्ट्रॉम। अब इससे नाम से समझ आ रहा है कि परफेक्ट यानी एकदम बहुत तगड़ा स्ट्रॉम आ रखा है, इसका मतलब एकदम ज्यादा से ज्यादा जितनी खराब कंडीशन हो सकती है आप उसमें फंसे हो, तो द रोस्ट पॉसिबल सिचुएशन जो है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्ट्रॉम या परफेक्ट डिजास्टर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है, देखो जैसे बैड आयरन का देखा था बैड लक होता है, ऐसे बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया, एनिमिटी या एंग्री फीलिंग। जैसे मान लीजिए आपकी लड़ाई किसी से चल रही है या आपके परिवार की पहले से चलती हुई लड़ाई आ रही है, ठीक है, काफी पुरानी लड़ाई है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंग्री फीलिंग होना। बैड ब्लड का मतलब क्या होगा, इनका खून ही आपस में मैच नहीं होता, बैड है दोनों का खून ही, मतलब एनिमिटी है, शत्रुता है कोई चीज के अंदर, कोई चीज के अंदर एंग्री फीलिंग है, उसको बोलते हैं बैड ब्लड का होना। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो एज डेड एज डोरनेल। अब डोरनेल की बात करोगे तो अगर आपने अपने घरों के अंदर पहले वाले जो दरवाजे थे ना उसके ऊपर कील होती थी ऐसे, ठीक है, अब वो कील को तो मोड़ दिया गया था ताकि क्या है, कील जब आए ना कोई हमला हो तो वो कील उनके घुस जाए। कैसे, घोड़े हाथी सब आते थे तो उनके ऊपर लगे। लेकिन आजकल तो वो कील क्या टेढ़ी हो गई है, मतलब डेड हो गई है। तो डेड होने का मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीटली ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब हो गया गायब हो जाना कंप्लीटली तरीके से, टोटली और अजर्डली डेड, यानी कोई चीज का खत्म हो जाना, विनाश हो जाना, उसको बोलते हैं एज डेड एज डोरनेल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कैच ए टार्टर। अब टार्टर का मतलब क्या होता है ये देखिए, टू इनकाउंटर विद समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल और ट्रबलसम। जैसे अपने लास्ट में जो अगर बात करें तो लोधी वंश आया था, महमूद लोधी वगैरह सब आए थे, उसके बाद में मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी, बाबर से स्टार्ट हुआ था। तो बाबर उनके लिए क्या था, एक लोधी वंश के लिए कैच ए टार्टर था, उनसे भी पावरफुल था, ताकि उनको हरा दिया, उसके बाद वो आपस में बैठ गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैच ए टार्टर का होना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का मिल जाना जो आपसे भी पावरफुल हो, जैसे शेर को सवा शेर मिलता है वो वाली कंडीशन है। उसके बाद कट कॉर्नर्स का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपका इस टाइप से एक यहाँ पे घास लगी हुई है और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन जब घास लगी है तो आपने क्या किया, थोड़ा घास को सही करते करते कट कॉर्नर करके यहाँ से निकल लिए, क्योंकि आपको पता है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस छोटी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कट कॉर्नर का मतलब होगा टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे के अंदर करना, कोई चीज को इजी वे के अंदर करना, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हिट द जैकपॉट। जैकपॉट का हिट होने का मतलब तो पता ही है, टू विन इन द प्राइज, द लार्जेस्ट प्राइज इन द कंपटीशन और गेम, टू अचीव ग्रेट सक्सेस, या तो कोई ग्रेट सक्सेस मिल गई है या कोई आपके बड़ा हाथ इनाम लग गया है, तो उसको क्या बोलते हैं कि इसने तो जैकपॉट लगा दिया, तो इसे बोलते हैं हिट द जैकपॉट। उसके बाद आता है ट्रू कलर्स। ट्रू पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ पर्सन समवन रियली इज रेदर देन व्हाट ही पर्सन सीम्स टू बी। अब ट्रू कलर्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये अपना रंग, जैसे गांव में सुना होगा सास बहू को बोलती है अब ये इसका रंग दिखाने लग गई है तो अपना, तो वो रंग दिखाने का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसे तो नहीं कोई काली पीली लाल धोली हो रही है, वो ऐसा तो कुछ नहीं है, वो अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी जो उसके अंदर सच में कुछ था, अगर वो मान लो गुस्से वाली थी उसकी जो बहू है, या फिर वो कामचोर थी, तो वो सारी चीजें दिखाने लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रू कलर्स बोलेंगे। इजी है। उसके बाद आता है बर्ड्स आई व्यू। द एबिलिटी टू लुक एट समथिंग फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस शो दैट यू सी ए लार्ज एरिया बिलो यू। बर्ड्स आई व्यू का, बर्ड्स आई व्यू का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप एक सिटी के अंदर रह रहे हो और आपने आपके यहाँ पर कहीं मेला लगा हुआ है और उसके ऊपर जो बड़े वाला जो झूला होता है जिसे अपन डॉलर झूला बोलते हैं वो है, तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपको पूरा शहर दिखता है, आपने आई थिंक किया होगा ये, तो वो क्या है, ये बर्ड्स आई व्यू है, पूरे शहर का एक तरीके से एक देख लिया आपने कि ये चीजें। तो इसी टाइप से कोई काम के अंदर भी हो सकता है कि एक तरीके ऊपर से देख लेना एक बार कि क्या चीज है, हाई पैलेस से जाके कि लार्जर एरिया आपको दिखे, नीचे वाला लार्जर एरिया ऊपर से दिखेगा तो छोटा सा दिखेगा, आपको बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। उसके बाद अगला आता है टैक्स समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। यानी जैसे आप किसी के घर पे गए और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको पता है ये अपने साथ गड़बड़ कर सकता है, तो पहले आप नमक खाओगे। तो ये राजा महाराजाओं का पहलों का ये था कि एक राजा दूसरे राजा के पास जाता था ना, तो वो पहले नमक को चखता था, क्योंकि जहर जो है उसके कुछ चीजों को, उसके कुछ इफेक्ट को नमक क्या कर देता, कम कर देता था, इसलिए पहले से वो साल्ट का एक चुटकी लेके रखते थे ताकि उसे दिक्कत ना आए। तो उसे बोलते हैं टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट, कोई चीज का इनकरेक्ट है, कोई चीज अनट्रू है। या फिर इसका एक सिनोनिम जो पेपर में पूछा गया था उसका, सॉरी इसका जो वन वर्ड का पूछा गया था और ईडियम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसमें ये पूछा गया था कि ज्यादा कोई चीज को सीरियस नहीं लेना, तो इसका मतलब यही होता है टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपने सुबह सुबह जैसे उठते हो और आप
मान लो सुबह सुबह उठे और आपने काम स्टार्ट कर दिया दिन का, पढ़ाई करनी है पढ़ाई, ऑफिस जाना ऑफिस चले गए, लेकिन आपके साथ पूरे दिन में अलग अलग चीजें हो रही है जो आपको एक्सेप्ट भी नहीं थी कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने गुस्सा कर दिया आप पे, किसी पे आपने गुस्सा कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि यार आज तो है ना पूरे दिन का मूड ही खराब कर दिया, लगता है बेड के पता नहीं किस साइड से उठे थे। तो इसका मतलब यही है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब हो गया कि गलत साइड से बैठ के उठना, यानी बैड मूड के अंदर होना, पूरे दिन वो चलना है, विच कंटिन्यूअस ऑल डे लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद आता है स्पीक वंस माइंड, टू से व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग वेरी डायरेक्टली, कोई चीज को डायरेक्ट वे के अंदर बोलना, उसे बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। अपने सीधा जो दिमाग के अंदर आ गया वो सारा का सारा बोल दिया, यानी जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम एकदम सीधे हैं, हमें जैसी अंदर जो मन में होता है वो हम बाहर रखते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। उसके बाद आ गया पास द बक, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। अब मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर किसी ने बोला कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो बोलेगा उसने नहीं किया था सर, मैंने तो करके दे दिया था, वो वाला किसी और पे जिम्मेदारी को, यानी जिम्मेदारी को शिफ्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक से दूसरे पे पास करने को क्या बोलते हैं, पास द बक बोलते हैं। उसके बाद आता है च्यू द एंड कट। च्यू द कट का मतलब होगा कोई चीज को स्लोली स्लोली केयरफुली तरीके से सोचने को ही क्या बोलते हैं, च्यू द कट। इसका मतलब जैसे समझो, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि कोई आपने गांव में देखा होगा भैंस या गाय को, तो वो खाना खाती है तो ऐसे उवाली करती है, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे करके, तो वो क्या कर रही है, वो अपन लोग क्या लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो ये सोच रही है और धीरे धीरे केयरफुली सोच रही है, तो उसका मतलब ये है कि च्यू द कट का मतलब हो गया टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। उसके बाद आता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब कोई चीज परफेक्ट ऑर्डर के अंदर लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं अपन एप्पल पाई ऑर्डर। तो ये तो इजी है, याद रख सकते हैं। कोई चीज जैसे मान लीजिए दुकान के ऊपर सेव देखा होगा, 1 2 3 4 सेव, फिर ऊपर 3 फिर 2 फिर 1, इस टाइप से सजाया हुआ रहता है, यानी परफेक्ट ऑर्डर के अंदर कोई चीज का होने को क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद आ गया पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब अगर आपने पुरानी फिल्मों में डायलॉग देखे होंगे तो वो सिगार पी रहा होता है फिर डायलॉग बोलता है, तो क्या है, एन आइडिया और प्लान दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइक टू हैपन। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा प्लान जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, और जो होना शायद न के बराबर है, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। वैसे बोलते हैं ना कि भाई पाइप ड्रीम में मत जियो कोई चीज को, रियलिटी में आओ, रियलिटी में कुछ और होती है चीज, तो उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम में होना। उसके बाद में अगला आता है एट क्रॉस पर्पज। क्रॉस पर्पज का मतलब हो गया डिसएग्री विथ ईच अदर आइडियाज। क्रॉस पर्पज का मतलब इस टाइप से, यानी एक दूसरे से डिसएग्री हो, उसके आइडियाज उसको सही नहीं लग रहे, उसके आइडिया इसको सही नहीं लग रहे, तो क्रॉस पर्पज के होने का मतलब हो गया कि एक दूसरे से डिसएग्री होना। उसके बाद आता है प्ले डू समथिंग बाय द ईयर। कान के थ्रू कोई चीज को प्ले करना, डू करना, यानी टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग रेदर देन प्लानिंग इन एडवांस। यानी एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं की, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने पहले प्लान नहीं बनाया कि कहाँ जाऊंगा, आपने बोला जैसे जैसे प्लान चलता जाएगा, जैसे जैसे मैं यात्रा करता जाऊंगा उसके बाद मैं इंप्लीमेंट करूँ, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। तो पहले से कोई चीज को डिसाइड ना करके आप तब डिसाइड करते हो जब वो चीज हो रही होती है, तो एडवांस के अंदर कोई प्लान नहीं बनाने को बोलते हैं कि प्ले या डू समथिंग बाय द ईयर। उसके बाद आता है यू स्नूज यू लूज। जैसे आपने अलार्म सुबह सुबह लगाते हो, उसके बाद वो स्नूज होती है 5 मिनट बाद की, यानी अगर आपने कोई चीज को स्नूज कर दिया, एक बार के लिए टाल दिया, तो फिर आप उसको लूज कर दोगे, उससे आप हाथ धो के बैठ जाओ, मतलब कहने की बात है आप उसके कभी पा ही नहीं पाओगे। इफ यू नॉट अलर्ट, इसमें देखो क्या लिखा है, इफ यू नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी, लाइक मिस द बोट मिस द अपॉर्चुनिटी, वो वाली कंडीशन है कि अगर आप कोई चीज को छोड़ोगे तो आप उसको खो दोगे, ये वाली बात है। उसके बाद होता है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है अनएक्सेप्टेडली, जो सोचा नहीं गया था। अगर अपन ने इस चीज को पीछे की बात करें तो यहां पर भी दोबारा एक बार किया था अपन ने, कौन से वाला, अगर आप एक तो देखो ये था वंस इन ब्लू मून का तो मतलब हो गया रेयरली तरीके से, और एक था आउट ऑफ द ब्लू, देखो यहां पे मिलेगा, कहां किया था अपन ने, ये आगे आएगा, हाँ ये रहा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली सरप्राइज, जिसका अनएक्सेप्टेड डिजास्टर टाइप का। और यहाँ पे जो अपन ने किया है भी कि आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हो गया अनएक्सेप्टेड। लगभग आउट ऑफ द जो ब्लू वाला है ना वो एक पॉजिटिव मैनर के अंदर होता है, वो वाला थोड़ा नेगेटिव में चलता है। ट्रेड या स्केट इन द आइस, थिन आइस, यानी एक आपने बर्फ है, इस बर्फ के ऊपर आप स्केटिंग कर रहे हो, आप वो जो टायर के वाले जो होते हैं ना जूते, उसके ऊपर चल रहे हो, तो यानी आप डेंजरस रिस्क के काम कर रहे हो किसी स्थान के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ट्रेड या स्केट इन द
ऑन द थिन आइस। उसके बाद आता है नो स्मोक विदाउट फायर वेयर देयर स्मोक देयर फायर। इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी बिना बात के धुआं नहीं उठता, इसका मतलब कुछ तो बात हुई होगी। देयर इज ऑलवेज सम ट्रुथ बिहाइंड ए र्यूमर, यानी कोई भी चीज फैली हुई है उसके पीछे कोई ना कोई ट्रुथ तो है या कोई ना कोई बुरी चीज तो है, उसको बोलते हैं ये वाली चीज। इन ए सूप के अंदर होना, तो वही सेम चीज सूप के अंदर होने का मतलब होगा ट्रबल के अंदर होना। कोई चीज जैसे मान लीजिए कोई सूप गर्म गर्म है, उसके अंदर कोई मक्खी गिर गई है तो क्या आ गई, वो ट्रबल में आ गई, वो भिन आएगी। ठीक है, तो ट्रबल के अंदर होना, इन्हें सूप के अंदर होना। उसके बाद आता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसका मतलब समझिए क्या है कि अगर आपने भाईचारा बढ़ाया किसी के साथ में, किसी महिला मित्र के साथ में भी या पुरुष मित्र के साथ में बढ़ाया, तो क्या होती है धीरे धीरे अपने को उसके आते पता चलने लग जाती है और फिर लड़ाइयां होनी चालू हो जाती है। मतलब यूज टू से दैट इफ यू नो समवन वेरी वेल यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग, उसकी रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देते हो जब आप उसके बारे में जान जाते हो, क्योंकि आपने उसकी सारी बैड क्वालिटीज को देख लिया है कि ये क्या क्या गलत काम करता है। वो सारी चीजें आपको पता चल गई तो फिर आपकी इज्जत नहीं करोगे उस चीज की। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद में लास्ट करते हैं अपन आज की क्लास का, टू थ्रो या प्योर कोल्ड वाटर ऑन। जैसे मान लो कोई आदमी खुशी से, जैसे नॉर्मली आपने घर पे देखा हुआ ये चीज बहुत, ये तो ये घर पे होता ही रहता है, पानी कोल्ड वाटर जब वो डलता ही रहता है। जैसे आपने कोई टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे तो अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं तो एनडी में भी अच्छे आएंगे, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा ये तो अभी चल रहा है, उसके बाद देखना एनडी में देखना पेन पेपर, वहां पता चलता है कि कितना होगा। क्योंकि उस खुशी को भी उन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड वाटर कर दिया, यानी डाल दिया। टू क्रिटिसाइज समवन ओपिनियन और आइडियाज एंड स्टॉप पीपल बिलीविंग देम और बिलीविंग एक्साइटेड अबाउट देम, यानी बीइंग कोई चीज एक्साइटमेंट है उस एक्साइटमेंट को खत्म करना। वैसे ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कोई आदमी सब कुछ जानता है लेकिन उसके बाद बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी उसके एक्साइटमेंट के ऊपर ठंडा पानी डाल रहा है, वो वाली बात है। उसके बाद आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसे बोलते हैं ना कि वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, उसके अंदर ये था पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो कोई भी चीज है ना उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि पहले तो ये करना ही करना है। जैसे एनडीए के अंदर आप पेपर के अंदर अपना लिखते हो रोल नंबर, तो सबसे पहले वो जरूरी है, उसके बाद वो सील टूटेगी, उसके बाद आप लिखना चालू करोगे, तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है। क्लियर है। उसके बाद आता है ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी एक हार्ड नट को क्रैक करना मतलब इम्पोसिबल डिफिकल्ट काम को सोल्व करना। ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सोल्व, यानी सोल्व कोई भी प्रॉब्लम है उसको करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। उसके बाद लास्ट है डांस अटेंडेंस। डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं ये तो इसके मतलब तोता है भैया, ये जैसे बोलता है वैसे वैसे करता है, मतलब टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू एंड यू कैन ट्रीट देम इन स्पेशल वे। एक स्पेशल वे के अंदर सारी डांस अटेंडेंस दे देना, जो ऐसे बोला वो करते गए, इसको बोलते हैं अपन डांस अटेंडेंस। आई होप आज की जो ईडीएम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप बार बार जितना इनको रिवाइज करोगे आपकी चीजें और इतनी बेहतरीन बनती जाएंगी। और जो आपको भी बताया गया है, जिनसे कहानी से रिलेटेड बना के बताया गया, उसको आप बार बार एक बार रिवाइज कर लोगे क्लास को, तो फिर आपके दिमाग में पेपर तक बैठ जाएगी और आपको कभी बाद में रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। और आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए, जिसके अंदर अपन मैथ भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं और जीके जीएस भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।